नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। जो अभी 20 मार्च को 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था विज्ञान विषय का, उसमें कुछ बच्चों की संशय था कि सर मैंने ऐसे किया है, इस प्रकार प्रश्न किया है, ऐसे आंसर लिखा था, मेरे को नंबर कैसे मिलेंगे। तो मैं अभी आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर बढ़ेंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनके नंबर घटेंगे। तो देखते हैं, अपना अपना मिलान कर लीजिए, आपने कितना सटीक जवाब दिया है, कितना सही किया है। देखिए, ये अजमेर बोर्ड का 10वीं क्लास का पेपर है विज्ञान विषय का, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न के उत्तर का सही विकल्प का उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें से एक समीकरण दी गई थी Fe + H2 Fe3O4 + H2। इसमें संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक बताना था, मतलब कि यहाँ पर कितने रखें तो ये संतुलित हो जाएगी। तो इसमें उत्तर आएगा इसका 3 रखेंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन था दही में उपस्थित अम्ल। तो दही में उपस्थित होता है लैक्टिक, और दूध की बात करें दूध में भी लैक्टिक होता है, टार्टिक इमली का होता है, और जेलिक ये टमाटर का होता है, मेथिनोइक ये चींटी के डंक में पाया जाता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक, उष्मा के चालक में बात करें हम तो इसमें जो दिए गए ऑप्शन है उसमें कॉपर होगा। और चौथा क्वेश्चन था कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन से। तो कीटोन में जो CO बॉन्ड वाला है ये सही होगा। और पांचवा प्रश्न, जो मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये है परिसंचरण तंत्र से, इसमें द सही होगा। पर्ण में छिद्रों के खुलने में बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो इसमें देखेंगे कि द्वार कोशिका, इसका सही आंसर होगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है, तो इसका उत्तर सही होगा पीयूष ग्रंथि। जब पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं, तो इसमें उत्तर होगा स उबेरेंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ब, एक्स और वाई। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में पूछी गई है। तो बहुत से बच्चों का ये प्रश्न गलत हुआ है, जिसमें सभी बच्चे 3 करके आए हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यक्ति और प्रतिबिंब का पूछा है, न कि दर्पण का। तो प्रतिबिंब की दूरी करेंगे तो 6 मीटर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रकाश अपवर्तन की घटना में sin I बराबर a है, अगर sin R बराबर b मान ले तो अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसमें जो अपवर्तनांक बराबर होता है sin I बटे sin R होता है, तो इसमें sin I को a मान लिया और sin R को b मान लिया, तो इसका उत्तर होगा sin a बटे b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, मतलब सुबह 2 मिनट जल्दी सूर्य दिखाई देना और शाम को 2 मिनट लेट तक सूर्य दिखाई देना, ये किसका कारण है, ये होगा वायुमंडलीय अपवर्तनों के कारण। इसमें दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण पूछा गया। विचलन कोण, तो ये किरण यहाँ से जा रही है और ये किरण यहाँ से जा रही है, इसमें जो कोण बन रहा है x कोण है, जो सही उत्तर होगा इसका, ये इसका विचलन कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार का उपयोग किया जाता है। भूसंपर्क जो पृथ्वी से संपर्कित किया जाता है, ये विद्युत झटकों से बचने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे अच्छा यही है सुरक्षा उपाय के लिए, बाकी इसका उत्तर नहीं होगा, इसमें उत्तर होगा ब। धारावाही चालक के लिए दक्षिणी हस्तमुष्टि नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। जो दक्षिणी हस्तमुष्टि नियम था, इसमें जो अंगुलियां थी तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा बताता है। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका विद्युत धारा की दिशा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें, जैसे लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम। तो नाइट्रोजन युक्त गैस जो थी वो थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जिस बच्चे ने जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस किया है उसका सही होगा, एक भूरे रंग की गैस थी। अब HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र, तो HCl का जो वियोजन होगा तो ये H+ और Cl- में टूटेगा, तो इसका सही उत्तर होगा Cl-। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है C3H8। ये क्वेश्चन भी बहुत से बच्चों ने गलत किया है। इसमें बच्चों ने अगर संरचना बनाई होती तो सही होता, जैसे C यहाँ से हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब अगर इन बॉन्डों की गिनती करें तो ये है कि सहसंयोजक बॉन्ड, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसका उत्तर सही होगा 10। नेक्स्ट
देखें, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से खाली स्थान द्वारा निकालने के लिए करती है। तो इसमें बहुत से बच्चों का क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि ये एक बनाया हुआ क्वेश्चन है, अच्छी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि जिस बच्चे ने अपोहन किया है उसका भी ठीक है, जिसने विषम किया है वो भी उसका सही होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि दो तंत्रिका कोशिकाओं में खाली स्थान होता है, उसे क्या बोलेंगे? जो खाली स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात गोलीय दर्पण, तो ये इसका होगा आवर्धन कहलाता है, जिसे ब्रैकेट में हम m बोलेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अब बात आती है पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम। तो पीतल में तांबा प्लस जिंक होता है, जिसे दूसरा नाम जस्ता भी बोल देते हैं। तो जिसने बच्चे ने जिंक या जस्ता किया उसका सही होगा। अब एक 3 दिए गए सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव्य अ धातु का नाम बताना। तो द्रव्य अ धातु होती है ब्रोमीन। अब ये है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम पूछा गया है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड वाले एन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले आइन और इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं आइन। तो इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है तो इसलिए इसे 3 कार्बन होंगे तो इसे प्रो बोलेंगे, और प्लस में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे आइन। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोपाइन। रेजिन तथा गोंद उत्पादक के कौन से भाग में संचित होते हैं? तो ये ज्यादातर सही उत्तर इसका पुराने जाइलम पुस्तक में ही होगा। उसमें जैसे कि कुछ बच्चे तने लिखे हैं, पत्तियां लिखे हैं, कुछ हद तक तो पत्तियां और तने हैं, जो उत्तर एकदम सही माना जाएगा। परंतु एकदम सही उत्तर माने तो उसमें पुराने जाइलम है वो होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना, वमन, वमन का नियंत्रण, वमन का मतलब यहाँ है उल्टी आने से। जैसे इसमें होता है पश्च मस्तिष्क में भाग होता है मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसमें जो मेडुला भाग किया है उसके द्वारा नियंत्रित होता है मेडुला, जिसने किया उसका सही होगा। 2 जीवाणुजनित संक्रामक रोगों के नाम। जीवाणुजनित एक तो होता है गोनोरिया, एक होता है सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के लक्षणों की वसाहती नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधे में बोने पौधे का अनुपात प्रतिशत कितना था? तो बोने पौधे की अगर बात करें तो उसमें जो विषम युग्मजी लंबे तो 3 पौधे थे और एक पौधा था अनुपात के रूप में विषम युग्मजी समयुग्मजी बोना। तो विषम युग्मजी 3 और समयुग्मजी बोना की बात करें 1, तो उसमें जो बोने पूछे गए तो बोने का अनुपात रहेगा 25%। और गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u प्रतिबिंब और फोकस दूरी के मध्य संबंध 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f किया, उसका सही होगा। कुछ बच्चों ने गलतियां की है, यहाँ पर प्लस किया उसमें। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर होगा परितंत्रिका। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण, पारितंत्र में जिसने शाकाहारी किया है, मांसाहारी किया, कोई भी एक उदाहरण दिया उन्हीं का सही है। जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस या शेर, चीता, मानव, कौवा या पक्षियों के नाम दिए गए हैं, तो वो सभी के उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें जो X यौगिक को बढ़ रहा है उसका नाम बताना है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, जिसमें अम्ल मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें यहाँ समीकरण संतुलित करके दिखाएंगे तो 2NaCl, और अगर X का मान का पूछा गया तो X अलग से दर्शा देंगे NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। एक प्रश्न पूछा गया, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, मान लिया गया, परंतु इसे प्रयोगशाला के परीक्षण के द्वारा व्यवस्थित आरेख के द्वारा बताना था। तो आरेख में जैसे कि ये बैटरी हो गई, यहाँ से एक वायर आ रहा है, यहाँ बल्ब हो गया, और ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये कोई धातु का टुकड़ा है। जैसे जिस धातु का हमें परीक्षण करना है, चाहे आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, तो उस धातु का परीक्षण के लिए यहाँ पर ये टुकड़ा ले लेंगे और इधर बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। अगर बल्ब प्रदीप्त हो गया, जल गया बल्ब, अगर बल्ब दीप्त होता है तो वो धातु चालक है, वरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों जाता है? कारण बताना है। तो जो मिसाइल संरचना निर्माण थी वो बताना है। जैसे कि साबुन में से अणु होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में घुलनशील एक सिरे को हाइड्रोफिलिक कहते हैं, दूसरे सिरे को जो विलेसिक सिरा होता है उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के भीतर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पुंज जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण
होता है यह हाइड्रोफोबिक उस समूह के भीतर हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा समूह के स्तर पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है। जैसे कि ये बात करें तो ये तो तेल की बूंद है, तेल की बूंद की साइड में आ गई ये जल विरागी सिरा होगा, और ये जो आयनिक सिरा है ये जलरागी सिरा होगा। जैसे इस प्रकार ये चित्र बनाकर डायग्राम बनाकर आपको दर्शाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, जैसे कि एथिन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित करना था, उसे दर्शाना था, तो आप देखेंगे कि एथिन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, डबल बॉन्ड आते हैं इसमें, और ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाती है, और एक कार्बन है वो 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजित होता है। इस प्रकार की संरचना किसी ने बनाई है तो उसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट बात करें तो गर्भरोधन की 2 विधियों को समझाना था, जिसमें कई बच्चों ने गलती की कि वो सिर्फ नाम लिख के आ गए। इसमें उन विधियों को समझाना था, जैसे कि यांत्रिक अवरोध की बात करें, शीशन को ढकने वाले कंडोम, या बात करें योनि में रखे जाने वाली सर्वाइवल कैप। रासायनिक तकनीक की बात करें तो कुछ टेबलेट वगैरह आती हैं जो गर्भाशय में रखी जाती है, योनि में रखी जाती है। अन्य युक्तियां जैसे कि लूप या कोपट्टी, और शल्य क्रिया के द्वारा नसबंदी होती है। पुरुषों की जो शुक्रवाहिका होती है उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। या अब ट्यूबेक्टोमी की बात करेंगे, महिलाओं के अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु नहीं उत्सर्जित होते हैं। तो इसमें से 2 विधियों को समझाना था, जो भी विधियां थी जो समझाना। अब 9वां क्वेश्चन है शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे अप टू पीढ़ी तक के लक्षणों की सामग्री को दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाना था। जैसे कि ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, ये शुद्ध बौने पौधे हैं। अब इनसे जब F1 पीढ़ी प्राप्त हुई वो थी विषम युग्मजी लंबे, और इनके बीच में जब स्वपरागण करवाया गया तो स्वपरागण में जो पीढ़ियां प्राप्त हुई थी उनमें 3 लंबे पौधे थे, एक बौना पौधा था। और जिन पर की बात करें तो एक समयुग्मजी लंबा, 2 विषमयुग्मजी लंबे और एक समयुग्मजी बौना था। अब 10वां क्वेश्चन देखिए आप, इसमें एक 10 ओम प्रतिरोध में 3 एम्पीयर विद्युत धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। ऊष्मा का मान ज्ञात करना था। इसमें R दिया गया है, I दिया गया है और T दिया गया है। ये तीनों दिए गए तो हमारा जो पहला सूत्र है H बराबर I स्क्वायर RT, ये सूत्र लगेगा। इसमें H का मान देखेंगे तो I स्क्वायर मतलब 3 × 3 और इंटू R का मान है 10 इंटू इसमें दिए गए 2 सेकंड तो इंटू 2, जब 3 का 3 से गुणा करेंगे फिर 10 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 180 जूल। इनका 180 जूल आ रहा है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न परिपथ में चित्र में A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किए गए। तो सबसे पहले इसमें हम R1 R2 R3 मान लेते हैं, अलग में नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हम इसको R2 R3 नाम दिया गया तो पहले ये जो दिख रहे हैं हम 3-3 ओम के इस श्रेणी क्रम में है, इनको जोड़ लेते हैं पहले। जब इनको जोड़ते हैं तो टोटल इनका आता है 6 ओम। अब इनको दोनों को मिला के 6 ओम मान लिया जाए। 6 ओम ये हो गया, 6 ओम ये हो गया, 6 हो गए। ये पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम में है तो इसे 1/Rp बराबर 1/R1 या 1/R2 जो भी नाम दें हम उसके हिसाब से रखेंगे 1/6 प्लस 1/6। जब इनका मान रखा जाता है तो इनका मान आएगा 3 ओम। 3 ओम आ गया। अब ये हमारा अगला डायग्राम होगा, जैसे इसको एक 3 ओम का डायग्राम मान लें या प्रतिरोध मान लें 3 ओम का। 3 ओम का प्रतिरोध मानेंगे तो ये 3 ओम का ये है, 3 ओम का आगे का इसका मान भी 3 ओम आया तो 3 और 3 दोनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। 3 ओम प्लस 3 ओम इसका हो गया 6 ओम। नेक्स्ट में देखेंगे किसी धारावाहिक परिनालिका के भीतर या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाना था। जिस बच्चे ने ये डायग्राम बनाया है एक बैटरी से जुड़ा हुआ एक कुंजी भी दर्शानी थी उसको और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया है, उनका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक छठ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, दोनों क्वेश्चन सेम ही पूछ लिए हैं और सेम सा आंसर है इनका। एक तो बैटरी से जोड़ना था, एक सीधा छठ चुंबक का बताना था। तो यहाँ से एन से विद्युत धारा जो चुंबकीय धाराएं वो निकलती है
और एस से प्रवेश करती है, अंदर एस से एन की ओर होती है, तो हमें तो बाहर से दर्शाना था, एन से निकलती है चूंकि विद्युत बल रेखाएं और जो बल रेखाएं हैं और एस में प्रवेश करती है। अब कचरा निपटान की समस्याओं को कम करने के दो तरीके समझाने थे, मैंने आपको 4 बताए हैं, किसी आपने 2 किए हैं तो आपके सही हो। जैसे कि एजेएम निकले पदार्थों का कम से कम उपयोग, जिनका अपघटन नहीं होता उनका उपयोग कम करें, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह। एजेएम निकले पदार्थों जैसे प्लास्टिक का पुनः चक्रण करें, मतलब पुनः चक्रण करके एक बार काम में ले लिया तो उसको बार बार काम में ले, दोबारा भी काम में ले। जैसे कि तीसरा है जैव निम्न कचरे में जैव गैस का उत्पादन, इसके द्वारा जैव गैस का उत्पादन भी किया जा सकता है। कचरे की मात्रा जलाकर कम करना, जो कचरा है निम्नीकारक है वो भी उसी को भी जलाकर हम कचरे की मात्रा को कम किया जा सकता है। अब क्वेश्चन है आगे, आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त वर्णन करना था, आहार श्रृंखला का। तो आहार श्रृंखला में देखते हैं तो एक पोषक स्तर के बताना था, जैसे कि किसी पारितंत्र में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, उदाहरण के लिए घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक और मेंढक को सर्प खा लेता है। इस प्रकार पारितंत्र में जीव को निर्भरता के आधार पर एक श्रृंखला बन जाती है, इसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। प्रकृति में 3 प्रकार की श्रृंखला देखने को मिलती है, एक तो जलीय खाद्य श्रृंखला, एक को स्थलीय, एक कोई अपरंग। जैसे घास पर देखें तो घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खाता है। नेक्स्ट जैसे वंशकल के देखें, पौधे, पौधों को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा। अगर तालाब की बात करें, पादप पलवक, जो जल में पौधे उगते हैं उनकी बात है, पादप पलवक, वो पादप पलवक को खाएंगे कीड़े मकोड़े और कीड़े मकोड़ों को खा जाएगी मछली। अब बात करें अपरंग की, जो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं, तो सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनको जीवाणु खाते हैं और जीवाणु को जीवाणु भोजी, कवक वगैरह खा जाते हैं और इनको खा जाते हैं कवक भोजी। अब पोषक स्तर की बात करें, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को पोषक स्तर कहते हैं या पोषण का स्तर बोलते हैं। इसमें पोषक स्तर पूछा गया था, इसमें ये किया है उसका सही है, कुछ बच्चों ने वो आहार जाल वाला कर दिया, आहार जाल वाला ज्यादा पूछा ही नहीं गया था और ज्यादा सही भी नहीं होगा इसमें, तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कितने नंबर आपको दे। जैसे कि इसमें कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया कि ऊर्जा का भाग जैसा है, तो कुछ हद तक ये भी सही है। जैसे कि स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे पौधों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% खाद्य पदार्थ में लगती है, उससे अगले उपभोक्ता में 10% भाग जाता है, उसमें जो उसने ऊर्जा को परिवर्तित किया था अपने अंदर। जब हरे पौधे शाकाहारी जंतुओं द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का परिवहन में ऊष्मा के रूप में हासिल होता है। कुछ मात्रा का उपयोग विभिन्न क्रियाओं में हो जाता है, केवल 10% मात्रा एक जंतु की जैव मात्रा बनाती है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर का उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरणों की होती है, प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब सेक्शन देखते हैं सी, क्लास ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा था, सिंपल था, CSO4 हेवी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट। जल मिलाने पर क्लास ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है? तो जल मिलाने से जिप्सम का निर्माण हो जाता है, इसी वजह से वह कठोर हो जाता है। और इसकी समीकरण देनी थी, जैसे CaSO4 हेमीहाइड्रेट प्लस डेड जल का अणु इसके साथ अभिक्रिया करवाते तो CaSO4 2H2 बन जाता है, जिसे हम जिप्सम बोलते हैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम पूछा गया तो सूत्र में दर्शाना था, कुछ बच्चे सूत्र लिख के आ गए हैं तो सूत्र ज्यादातर सही नहीं माना जाएगा, इसमें नाम पूछा गया तो नाम के नंबर मिलेंगे। जैसे कि इसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। केक मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाता है, इसके उपयुक्त समीकरण भी देके समझाना। तो जैसे बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो केक या पाव रोटी होती है उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले के बाद तो उसको मुलायम और स्पंजी बना देगी, जिसमें अभिक्रिया है NaHCO3, जिसे इसको ऊष्मा देंगे तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, प्लस H2O निकलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो केक या पाव रोटी होती है उसको मुलायम या स्पंजी बनाती है। अगर ये किया तो भी ठीक है। एक बेकिंग सोडे में टार्ट्रिक अम्ल जैसा खाद्य अम्ल मिलाया जाता है, मंद खाद्य अम्ल, और भी मिला सकते हैं दूसरे अम्ल भी जो खाद्य अम्ल हो। अगर उनको मिलाया जाता है तो किसी अम्ल में से H+ लेगा तो उसमें वो अम्ल का सोडियम लवण बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल बनेगा। ये अगर आपने समीकरण दर्शाई है तो ये भी सही है। अब बात आती है अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क की कौन सी भाग से नियंत्रित होती है, एक उदाहरण द्वारा समझाना था इसके बारे में। तो देखो, अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क की जो
पश्च मस्तिष्क में मेडुला भाग होता है, उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे कि रक्तदाब हो गया, लार आना हो गया, वमन हो गया। जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, मतलब उसकी चाह हो जाती है कि हम वस्तु को ग्रहण करें। हृदय स्पंदन के बारे में हम नहीं भी सोचें तब भी है होगा। अगर हृदय स्पंदन के बारे में हम नहीं सोचे कि हम हृदय स्पंदन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, हृदय चल रहा है नहीं चल रहा है, तो भी वो गति करता रहता है, क्योंकि वो एक अनैच्छिक क्रिया है। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। मानव के नरजनन तंत्र का नामक चित्र बनाना था, तो उसमें जो मानव नरजनन तंत्र का ये डायग्राम था, ये जो डायग्राम बनाया आपने, ये नाम दर्शाए हैं, तो आपका डायग्राम सही होगा। अगर एक दो नाम बीच में आपने स्किप कर दिए हैं, नहीं लिखे, तो आपके नंबर कट सकते हैं। नेक्स्ट था, इसके अथवा में था 3 नंबर का एक प्रश्न था, मानव के मादा जनन तंत्र का नाम कीजिए। तो मादा जनन तंत्र का जो ये डायग्राम है, अंडवायु का दर्शन था, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि, ये नाम पूरे पूरे लिखे हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने एक दो नाम बीच में से स्किप किए तो आपके नंबर भी स्किप हो सकते हैं। जैसे कि 19वां क्वेश्चन था, विद्युत विभवांतर को परिभाषित करना था और इसका असाई मात्रक लिखना था। तो विद्युत विभवांतर किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए किसी सेल या बैटरी का प्रयोग करते हैं। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल अगर कार्य किया जाता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इसका ऐसा मात्रक होगा वोल्ट। इसमें दूसरा भाग था इसका, उसका था विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, इससे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर काम में लिया जाता है और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट था इसका तीसरा भाग कि ओम के नियम में विभवांतर V एवं विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ खींचना। तो V और I के जो ग्राफ होता है वो एकदम सीधी रेखा होती है। अगर आपने ये V I वाला ये ग्राफ बनाया तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट इसके अथवा में जो था वो था विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। विद्युत प्रतिरोध को, तो विद्युत प्रतिरोध की बात करें, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, तो वह प्रतिरोध कहलाता है। इसका ऐसा मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट था विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो इसके लिए लिया जाता है एमीटर। और इसी परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो इसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और विद्युत धारा मापने वाले एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ चित्र बनाना था। तो अगर आपने ये डायग्राम बनाया है ओम के नियम के लिए तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। अब दह भाग की बात करते हैं, चौथा एंड लास्ट भाग है ये। इसमें कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम पूछा गया। अगर वो ऑप्शन देते हैं हमें कि अगर वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाए, या ऐसे बोलते कि वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है। अगर सीमित बोलते तो हम लिखते कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर पर्याप्त बोलते इसमें कुछ दिया नहीं गया है इसलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड बोला है और कार्बन डाइऑक्साइड सही माना जाएगा। अब कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को हाइड्रोजन और इसका कॉपर प्लस जल में आगे टूट रहे हैं इसमें, तो उसमें उपरोक्त समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी थी। तो समीकरण ये CuO + H2, फिर जैसे ताप देंगे तो Cu + H2 में टूटेगा और पूरा रंग प्राप्त होगा। इसमें ये व्यवस्था भी दर्शानी थी कि सॉलिड अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में फिर सॉलिड फिर लिक्विड। अब कॉपर के कॉपर ऑक्सीकरण में अपचयन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित करना था। तो इसमें चित्रित करने का मतलब ये हो गया कि जो व्यवस्था हमने की है, जैसे जैसे अभिक्रिया करवाई है उसको साथ साथ लिखना भी था शब्दों में। जैसे कि कॉपर का चूर्ण है, इसमें एक चाइना डिश में लिया है, ये जाली लगी हुई है और ये तिफाई है, ये बर्नर है, इससे ज्वाला निकल रही है। तो ये कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ था और कॉपर ऑक्साइड से ये इसमें कॉपर में परिवर्तित हो गया था। जब कॉपर को लेकर गर्म किया जाता है तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़कर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। यह उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे Cu+ ऑक्सीजन तापन देते हैं तो Cu O में कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था अपचयन को परिभाषित कीजिए। अपचयन की परिभाषा देनी थी। अपचयन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन तो जुड़े और ऑक्सीजन का ह्रास हो या कमी हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में अपचयन, इसमें जिंक ऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन हटी है, मतलब इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। इसमें दूसरा भाग था आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। जब आयरन में कॉपर सल्फेट मिलाया जाए तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो ये हमें समीकरण, संतुलित समीकरण देंगे। तो ये Fe प्लस कॉपर सल्फेट का सूत्र हो गया CuSO4 और फेरस या आयरन सल्फेट का हो गया FeSO4 प्लस कॉपर Cu। ये समीकरण जिसने लिखी है उसका आंसर सही माना जाएगा। तीसरा इसका था कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे के किलो की विक्रिया के लिए प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित करना था। जो प्रक्रिया थी एक जिसमें कॉपर सल्फेट डाला गया है और उसमें एक कील डालकर वो जो दिखाया गया है वो चित्रित करना था, आपको दर्शाना था। जैसे ये देखिए, ये ऊपर कोरक लगा हुआ है, धागे से कील को बांधकर लटकाया गया है कॉपर सल्फेट के विलयन में। और कुछ समय बाद देखते हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन की जगह आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और जो हमने लोहे की कील ली थी उसकी जगह तांबे का पारा प्राप्त होता है। ये जो लोहे की कील है इस पे तांबे की परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 21वां का पहला था प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाओं को बताना था। तो कौन सी घटनाएं घटित होती है? एक तो जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना है, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। इसमें तीसरा था CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये समीकरण थी 6CO2 प्लस 12H2 क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2 में परिवर्तित होता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन था एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामक चित्र बनाना था। पत्ती के अनुप्रस्थ काट का, तो जिसने ये डायग्राम बनाया है, ये चित्र बनाया है, उसका ये सही होगा। इसमें भी ये डिपेंड करता है कि आपने जो नाम लिखे हैं इनको चित्रित किए हैं तो नामांकित कितना किए, जितना ज़्यादा नामांकित किए हैं उनके पूरे से पूरे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट था इसका पत्तियों में रंध्र के खुलने में बंद होने की प्रक्रिया को आपको समझाना था। कैसे रंध्र बंद होते हैं, कब बंद होते हैं, कैसे खुलते हैं। तो जैसे देखिए, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इन रंध्रों से प्राप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती तो पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं के एक कार्य है। इसमें जैसे द्वार कोशिकाओं का आया तो इसमें जो ऑप्शनल प्रश्न था उसमें भी ये द्वार कोशिकाओं के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसी से रिलेटेड था, इसी में से आंसर निकल रहा है उसका। जैसे द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और अंदर का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। जैसे कि इसमें आगे डायग्राम पूछा गया द्वार कोशिकाओं का, जो रंध्र पूछे गए उनमें बंद और खुले रंध्र का डायग्राम पूछा गया। ये द्वार कोशिकाएं हैं और ये रंध्र है, ये हरितलवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गोलीय दर्पण का 22वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। जैसे कि पूछा गया था, इसमें दोनों सेंटेंस से क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका प्रावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। इसका सेकंड भाग था गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। ध्रुव बताना था, तो ध्रुव गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो बीच का भाग होता है उसे हम ध्रुव कहेंगे, जिसे P से निरूपित करते हैं। इसका तीसरा भाग था 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही सरल और सीधा सा प्रश्न था। इसमें आपको लेंस की क्षमता दी गई है +4 डायोप्टर और इसकी फोकस दूरी पूछी गई। तो इसमें हम एक सूत्र देखते हैं कि जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f होता है, परंतु हमें यहाँ अब पूछा गया है तो यहाँ से अब बराबर हो जाएगा 1/p और 1 में हमें 4 का भाग देना था, भाग देंगे तो आएगा 0.25 और आगे मीटर दिया गया तो मीटर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब इसी का थोड़ा बड़ा भाग है जैसे लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं। तो लेंस के आवर्धन की अगर बात करें हम, गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है
इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तक बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। जैसे कि यदि बिंब की ऊंचाई h माने और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश माने तो गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा h डैश बटे h, मतलब ऊपर तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी, बटे में आएगी बिंब की ऊंचाई। इसे m से निरूपित करते हैं और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v से भी निम्न प्रकार संबंधित है, जैसे कि h डैश बटे h बराबर होगा v बटे u के। अब नेक्स्ट इसका दूसरा भाग था लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित करना। जो किसी लेंस के दोनों वक्रता की ओर से गुजरते हैं एक सीधी रेखा काल्पनिक रेखा गुजरती है, उसे ही हम मुख्य अक्ष कहेंगे। जैसे कि उत्तल लेंस में ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और ये अवतल लेंस में ये जो वक्रता के अंदर दोनों से सीधी काल्पनिक रेखा गुजर रही है यह मुख्य अक्ष हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन था एकदम सिंपल एकदम सरल क्वेश्चन था, जैसे कि यदि गोलीय दर्पण की वक्रता 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी, f ज्ञात करना था, r दिया गया था। तो सूत्र होता है r बराबर 2f और f बराबर होता है r बटे 2। तो सीधा सा सिंपल सा उत्तर था f बराबर r बटे 2, r का मान दिया गया है 14 और 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये अगर आपने इस प्रकार क्वेश्चनों के हल किए हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर लेकर आप पास हों। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।